आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी की पोल एक बार फिर से खुल गई है। कई घोटालों में घिरी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अब जेल में रैकेट चलाने के आरोप लगे हैं। तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। 200 करोड़ की महाठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने एक सनसनीखेज खुलासे में ये बम फोड़ा है। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उसने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ की रकम दी। सुकेश ने कहा कि सत्येंद्र जैन पिछले 7 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने मुझे डीजी जेल और जेल प्रशासन द्वारा धमकाया। मुझसे हाईकोर्ट में दायर शिकायत को वापस लेने के लिए कहा गया। मुझे परेशान किया गया और धमकी दी गई। इस खुलासे के बाद बीजेपी अब केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि दिल्ली वासियों को लूटने के बाद अब आम आदमी पार्टी जेल में वसूली रैकेट चला रही है और लोगों से प्रोटेक्शन मनी ले रही है। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन के पास कुछ वक्त पहले तक दिल्ली सरकार में जेल विभाग भी था। वहीं सूत्रों ने बताया कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैन को 10 करोड़ रुपए देने का खुलासा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को भेजी चिट्ठी में किया। सुकेश के मुताबिक वो साल 2015 से सत्येंद्र जैन को जानता है। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा कि सत्येंद्र जैन ने उसे वादा किया था कि दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता बनाया जाएगा। सुकेश ने बताया कि 2017 में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई बार सत्येंद्र जैन उनसे मिलने भी गए थे। सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी में है कि 2019 में सत्येंद्र के पीए ने हर महीने 2 करोड़ की रकम देने को कहा। इससे उसे जेल में तमाम सुविधाएं मिलती थीं। सुकेश ने जेल में सुविधाएं हासिल करने के लिए वहां के स्टाफ को भी काफी रकम दी थी। इस पूरे मामले में तिहाड़ जेल के 82 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच चल रही है। बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने खुलासे के बाद सुकेश के आरोप पर किस तरह केजरीवाल पर निशाना साधा, ये आप ट्वीट में पढ़ सकेंगे। गौरतलब है कि केजरीवाल लगातार दावा करते हैं कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार हैं। सत्येंद्र जैन 2 दिन पहले भी सुर्खियों में रहे थे। ईडी ने कोर्ट को सीसीटीवी की वीडियो फुटेज देते हुए कहा था कि तिहाड़ जेल में जैन की जमकर सेवा हो रही है। बाहरी लोग आकर उनका मसाज करते हैं। कोर्ट का आदेश न होने के बाद भी सत्येंद्र जैन की पत्नी रोज घर का खाना उनको पहुंचाती हैं। ईडी के इस आरोप पर अभी कोर्ट को अगला फैसला लेना है। अब सुकेश के आरोपों से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब माना यह जा रहा है कि दिल्ली के एलजी इस मामले की जांच के आदेश दे सकते हैं। बिहार के मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। आरजेडी ने पहले से ही दोनों हथियाकर महागठबंधन में सर्वे सर्वा होने पर अपनी मुहर लगा दी। अब यही बात नीतीश कुमार को शुरुआत से ही परेशान कर रही है। अब उन्होंने उपचुनाव में प्रचार से भी दूरी बना रखी है, लेकिन लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बीजेपी के लिए प्रचार करने से उन्हें मिर्ची लग गई। चिराग पासवान का बीजेपी के करीब आना नीतीश कुमार को लगातार अखर रहा है। शायद जो जख्म चिराग पासवान ने विधानसभा चुनावों में नीतीश की पार्टी जेडीयू को दिए थे, वो नीतीश कुमार अभी तक भूले नहीं। चिराग पासवान ने तब कई सीटों पर जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। शायद इसीलिए अब नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के बीजेपी के लिए प्रचार करने के निर्णय को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बच्चा बताया। नीतीश कुमार ने कहा कि चिराग पासवान अभी बच्चा है, कुछ कुछ बोलते रहता है। उनके पिता रामविलास पासवान को न सिर्फ हमने सम्मान दिया बल्कि उनकी बहुत मदद की थी। वे अब नहीं रहे, ये बहुत दुखद है। दरअसल मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में चिराग पासवान बीजेपी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। खास बात यह है कि जिस तरह चिराग पासवान बीजेपी के करीब जा रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में एक नया गठजोड़ उभर रहा है, जो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार से लेकर आरजेडी तक के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इसलिए अब नीतीश कुमार परेशान हैं। उनका कहना है कि चिराग पहले से ही बीजेपी के साथ हैं, वह सही कर रहा है। बीजेपी के बारे में कही गई हमारी बातें सही साबित हुईं। नीतीश ने पूछा कि हम लोगों के खिलाफ 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो उम्मीदवार खड़े किए गए थे, वह किसने किए थे। नीतीश ने पिछले अगस्त महीने में ही बीजेपी से नाता तोड़कर 7 दलों के महागठबंधन के साथ बिहार में नई सरकार बना ली थी। चिराग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यह आरोप लगाया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग मॉडल का इस्तेमाल कर हमें कमजोर करने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर हम लोग वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गए हैं और अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद को आगे बढ़ाना है। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने अविभाजित लोजपा के अध्यक्ष के रूप में
साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए जेडीयू के विरोध में अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनमें से कई बीजेपी के बागी थे। बहरहाल अब चिराग पासवान खुलकर बीजेपी के साथ हैं और नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से न सिर्फ सत्येंद्र जैन वसूली करता था, बल्कि मोटी रकम अरविंद केजरीवाल ने भी वसूली। सुकेश चंद्रशेखर के दावों के मुताबिक उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ की नकद रकम दी और बदले में केजरीवाल की पार्टी ने उसे राज्यसभा में भेजने का वादा किया। तिहाड़ में सुरक्षित रहने और सारी सुविधाएं पाने की एवज में सुकेश ने जैन को 10 करोड़ रुपए की रकम दी। ये सारी सुविधाएं ठीक वैसी ही थीं जैसी जैन खुद तिहाड़ जेल में ले रहे हैं और जिसका सीसीटीवी फुटेज ईडी ने अदालत को सौंपा है। एलजीवी के सक्सेना को लिखे पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने जो धमाका किया, इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई देगी, क्योंकि उसने सीधे सीधे सत्येंद्र जैन ही नहीं बल्कि केजरीवाल की पार्टी पर भी वसूली का आरोप लगाया। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र में लिखा कि सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। दबाव के चलते 2-3 महीनों के अंतराल पर 10 करोड़ रुपए की राशि मुझसे वसूली गई। सुकेश ने दावा किया कि पूरा पैसा कोलकाता में सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी द्वारा लिया गया और इस तरह से मैंने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इतना ही नहीं, सुकेश से आम आदमी पार्टी ने भी 50 करोड़ रुपए वसूले। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एलजीवी के सक्सेना को पत्र लिखकर जैन पर गंभीर आरोप लगाए। सुकेश ने इस पूरे मामले में एलजी से जांच कराने की मांग की है। सुकेश ने अपने पत्र में लिखा कि सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। दबाव के चलते 10 करोड़ मुझे देने पड़े। सुकेश ने दावा किया कि पूरा पैसा कोलकाता में सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी द्वारा लिया गया। सुकेश ने कहा कि सत्येंद्र जैन पिछले 7 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने मुझे डीजी जेल और जेल प्रशासन द्वारा धमकाया। मुझसे हाई कोर्ट में दायर शिकायत को वापस लेने के लिए कहा गया। मुझे परेशान किया गया और धमकी दी गई। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे 2017 में गिरफ्तार किया गया था। मैं तिहाड़ जेल में बंद था। सत्येंद्र जैन उस वक्त जेल मंत्री थे। वे कई बार जेल आए और मुझसे कहा कि मैं जांच एजेंसी के सामने आम आदमी पार्टी को दिए चंदे के बारे में जानकारी न दूं। एलजी को लिखे पत्र में चंद्रशेखर ने कहा कि 2019 में सत्येंद्र जैन फिर से जेल में आए। उस वक्त उनके साथ उनके सचिव सुशील भी थे। सत्येंद्र जैन ने मुझसे हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लिया। सुकेश ने दावा किया कि वे सत्येंद्र जैन को 2015 से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में एक बार फिर बड़ा सियासी उलट-पुलट होने के संकेत हैं। खबर है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद जेडीयू और आरजेडी का विलय हो सकता है। वजह ये कि नीतीश कुमार को लगने लगा है कि अब न तो वे सीएम रह पाएंगे और न ही जेडीयू को टूटने से रोक पाएंगे। यही वजह है कि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने यह दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू में भगदड़ मची हुई है और उनकी पार्टी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। साथ ही जेडीयू का जल्द ही लालू प्रसाद यादव की आरजेडी में विलय होने वाला है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार को फिर से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है ताकि वे विलय की प्रक्रिया को आसानी से अंजाम दे सकें। सूत्र बताते हैं कि जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी के नाम के साथ पार्टी के निशान को बदलने के संबंध में निर्णय को लेने के लिए अधिकृत कर दिया है, ठीक उसी प्रकार जेडीयू भी नीतीश कुमार को अधिकृत कर देंगे। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपनी पार्टी में जेडीयू को सहमत करने का पूरा प्लान तैयार कर तेजस्वी यादव को पार्टी का नाम और सिंबल बदलने के लिए अधिकृत किया। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले सुशील मोदी के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने गोपालगंज में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि जेडीयू के कई विधायक नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने से नाखुश हैं और उन्हें डर है कि अगले चुनाव में उनका टिकट काटकर आरजेडी को दे दिया जाएगा, इसलिए वे बीजेपी में वापस लौटना चाहते हैं। सुशील मोदी ने दावा किया कि जेडीयू के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। पार्टी समय आने पर उनके बारे में फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि जेडीयू का आरजेडी में विलय जल्द ही होने वाला है। ये तो तय है क्योंकि नीतीश कुमार को पार्टी टूटने का डर है। नीतीश को लगता है कि अगर विलय हो गया तो सदन में पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में दल बदल करना मुश्किल हो जाएगा। सुशील ने आगे कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंतिम समय आ गया है। उन्हें लग गया है कि ये आगे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।
रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी इस उम्मीद के साथ हुई थी कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। लेकिन जो हाल कांग्रेस के अभी नजर आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि पार्टी में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में महज 2 दिन बचे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय छोक्कर ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे आदमपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की बची कुची उम्मीदें भी खत्म होने की ओर हैं। कुछ वक्त पहले हरियाणा में राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में बुरी तरह से हार चुकी कांग्रेस के लिए यह सीट भी हाथ से जाना बहुत बड़ा झटका होगा। दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में कई नेता पिसते जा रहे हैं। कुछ पार्टी छोड़ चुके हैं, कुछ सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आदमपुर विधानसभा सीट से ही विधायक और पूर्व दिग्गज कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कुमारी शैलजा सहित कई बड़े नेताओं की नाराजगी भी साफ नजर आ चुकी है। और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आदमपुर में हो रही रैली में संजय छोक्कर ने बीजेपी की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई। बताया जा रहा है कि छोक्कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनदेखी से नाराज चल रहे थे। वहीं आदमपुर रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमें हर घर में संदेश पहुंचाना है। ये केवल एक चुनाव नहीं, ये हमारे पास विशेष मौका है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने आदमपुर की जनता से धोखा किया। आज वो किस मुंह से आपसे वोट मांग रहे हैं? ये मौका है हिसाब किताब चुकता करने का। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 26 साल से सत्ता आपसे दूर रही, आप मुझे भव्य बिश्नोई का हाथ पकड़ा दो, बाकी काम मेरा है। हम पिछले 8 सालों से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। 2014 से हमने जो संकल्प किया उन्हें पूरा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ाने के आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया। कांग्रेस सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करती है। हरियाणा में अब कांग्रेस का बचा कुछ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ 2 लोगों की ही पार्टी है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पिता पुत्र की पार्टी है। कांग्रेस के उम्मीदवार पर भी सीएम ने निशाना साधा। कांग्रेस उम्मीदवार ने आदमपुर की जनता को गालियां दी थी, जिन्हें मैं बता नहीं सकता। गौरतलब है कि भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव में मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान की सदस्यता क्या गई? अखिलेश यादव से ज्यादा मिर्ची जैसे आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को लग गई। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर जयंत चौधरी ने सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को पत्र तक लिख दिया। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के साथ जाट अब नाम मात्र के बचे हैं, साथ ही और कोई जात उनके साथ खड़ी नहीं है। इसीलिए ले देकर जयंत चौधरी को मुस्लिम वोटों का ही सहारा है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव से भी ज्यादा आजम खान के करीबी होने का दिखावा जयंत चौधरी कर रहे हैं। यही नहीं, जयंत ने पत्र में भाजपा विधायक विक्रम सैनी के मामले का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष की मंशा तक पर सवाल उठाए हैं। पर इसके बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कायदे से जयंत चौधरी को रेल दिया और उनके खोखले ज्ञान की पोल भी खोल दी। दरअसल जयंत ने पत्र में लिखा था कि हेट स्पीच मामले में आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, पर भाजपा विधायक विक्रम सैनी पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। जबकि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के लिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 11 अक्टूबर 2022 को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने पूछा कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए आपके मानक अलग अलग हैं? उन्होंने भाजपा विधायक पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जयंत पर तंज कसते हुए कहा कि जैसी जानकारी मुझे है, जिनको 2 साल से अधिक सजा होती है उनकी सदस्यता जाने का प्रावधान है। जयंत चौधरी तो बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लगता है उन्हें किसी ने सही जानकारी नहीं दी है। भूपेंद्र चौधरी ने जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान को ज्यादा सजा हुई है, इसीलिए उनकी सदस्यता गई। ये अदालत का निर्णय है, जैसी करनी वैसी भरनी।
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। सपा के शपथ पत्र भरवाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यह ट्रेंड बन गया है, चुनाव हारने के बाद बहाना ढूंढते हैं, असली मुद्दों पर नहीं जाते हैं, प्रलाप करना शुरू कर दिया। चुनाव के परिणाम की उन्हें जानकारी है। मेरा उनसे निवेदन है कि शालीनता से अपनी बात जनता के बीच में कहें और जनता का विश्वास हासिल करें। सपा बड़ी पार्टी है, वो सरकार में भी रहे हैं, लेकिन जनता के फैसले को स्वीकार करके उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। रोने गाने से कुछ नहीं होगा। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने यूपी नगर निकाय चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी हर चुनाव को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ लड़ती है। नगर निकाय के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं। बीजेपी के लिए नगरीय क्षेत्र बेहतर परिणाम देने वाले रहे हैं। पिछली बार भी हमने बेहतर परिणाम दिए। उन्होंने कहा कि सपा ने चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस सब विषय का आभास सपा को है, जो कि हार रही है। गौरतलब है कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार की महागठबंधन सरकार में आरजेडी का बोलबाला है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन भाजपा के साथ सत्ता में रहकर जिस तरह की हनक वो रखते थे, वैसी अब नहीं रही। इसीलिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले दोनों सीटें हथियाकर आरजेडी को लगा था कि उसने मैदान मार लिया। लेकिन भाजपा के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और तेजस्वी के मामा साधु यादव की एंट्री के बाद से आरजेडी वैसे भी हलकान थी और अब गोपालगंज सीट पर चुनाव लड़ रहे आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता की उम्मीदवारी रद्द होने का खतरा मंडराने से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। मोहन गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को यहां वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही इस उपचुनाव में सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। महागठबंधन सरकार में शामिल पार्टियों जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में से आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस बीच गोपालगंज सीट पर महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोहन गुप्ता के खिलाफ एक मतदाता ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता दीपू सिंह ने आरोप लगाया है कि उम्मीदवार मोहन गुप्ता ने अपने हलफनामे में गलत जानकारी देकर चुनाव आयोग को गुमराह किया है। याचिकाकर्ता दीपू सिंह के वकील एडवोकेट संजय ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता द्वारा फार्म सी में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दी गई है। मीडिया को भी उन्होंने गलत जानकारी दी है। याचिका में कहा गया है कि सितंबर 2022 को शराब के अवैध व्यवसाय के लिए बिहार के एक्साइज एक्ट के तहत स्पिरिट का कारोबार करने वाली एजेंसी मेसर्स सिल्वर हेरिटेज के पार्टनर, डायरेक्टर और मैनेजर के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। मोहन प्रसाद गुप्ता के पिता शिवशंकर प्रसाद इसके एक डायरेक्टर हैं। आरजेडी से चुनाव लड़ रहे मोहन प्रसाद गुप्ता ने यह जानकारी छुपाई है। इसे लेकर वादी ने आरजेडी उम्मीदवार के उम्मीदवारी रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर किया है। गौरतलब है कि गोपालगंज सीट पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने जहां मोहन प्रसाद गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने उनका मुकाबला करने के लिए कुसुम देवी पर भरोसा जताया है। पर मजे की बात यह है कि लालू यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा देवी को बसपा के टिकट पर मैदान में उतारा है। इधर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। बहरहाल आरजेडी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका यह उपचुनाव अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।